Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 27th of September 2021, Monday. Inspiration of the day is, if you are not willing to risk the usual, you will have to settle for ordinary. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Tata Steel ONGC lead surge in advance tax. So advance tax payment by top 20 companies grew over 47% year on year basis during the second quarter of financial year 21. यानी कि जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में जो 20 बड़ी कंपनीज हैं उनका एडवांस टैक्स पेमेंट जो है वो 47% तक इंक्रीज किया है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर पीरियड. लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 18,462 करोड़, जो कि इस बार क्वार्टर 2 होते होते 27,210 करोड़ तक पहुंच गया है ऑन द बैक ऑफ hefty payment especially made by Tata Steel and ONGC companies. इसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स यानी बैंक्स भी ऐसे हैं जिन्होंने हैवी एडवांस टैक्स पेमेंट किया है. सो द टाटा स्टील एडवांस टैक्स पेमेंट जम्प्ड 3,900% टू अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़. तो अगर आप परसेंटेज में टाटा का इंक्रीज देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,900% जंप किया है टाटा का एडवांस टैक्स पेमेंट. वहीं ओएनजीसी जिसने पिछले साल के कंपैरिजन में 600% करीब ज़्यादा एडवांस टैक्स पेमेंट किया है. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट. और अगर क्वांटम की बात करें तो ओएनजीसी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,250 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया है सितंबर 15 तक अभी तक, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 295 करोड़ था. अपार्ट फ्रॉम इट, इन सब के अलावा तो लेंडर्स हो गए, ओएनजीसी, टाटा स्टील जिन्होंने एक हेफ्टी एडवांस टैक्स पेमेंट किया है. इसके अलावा कुछ कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, आईटीसी, ये कंपनीज कुछ ऐसी हैं जिन्होंने सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में अपना जो एडवांस टैक्स पेमेंट है उसको डिफर्ड कर दिया है बाय अवेलिंग अ प्रोविजन दैट अलाउ देम टू कैरी फॉरवर्ड देयर लॉसेस. तो इट मीन्स इन कंपनीज ने लॉस रिपोर्ट किया और इनका ये कहना है कि दे विल नॉट सबमिट एनी एडवांस टैक्स पेमेंट, दे विल कैरी फॉरवर्ड देयर लॉसेस एंड दे विल submit the total tax liability at the end of year. At the end of year means at the end of financial year 22, that is in the month of March. ये तो बात रही कंपनीज की. अगर हम लेंडर्स की बात करें तो टॉप स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एसबीआई, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, इन कंपनीज ने भी डबल डिजिट की ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है इन टर्म्स ऑफ देयर एडवांस टैक्स पेमेंट्स. और अप्रॉक्सीमेटली 3,834 करोड़ एसबीआई ने पे किए हैं. दैट इज़ 28.8% हायर देन द लास्ट ईयर. और अप्रॉक्सीमेटली 3,171 करोड़ पे किए हैं एलआईसी ने, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 12% ज़्यादा है. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक हेफ्टी अमाउंट पे किया है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 123% हायर देन द लास्ट ईयर. तो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, एलआईसी जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक हैं, स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने भी एक हेफ्टी अमाउंट, डबल डिजिट का अमाउंट एज अ एडवांस टैक्स पे किया है फॉर क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टिक है. ऑफिशियल्स का ये कहना था कि जो क्वार्टर वन में जो एडवांस टैक्स पेमेंट्स है उनमें जो इंक्रीज देखने को मिला था परसेंटेज में, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट था पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में. अगर आपको याद हो तो अप्रैल से लेकर के जून तक इंडिया वाज इन द नेशन वाइड लॉकडाउन. तो उस समय जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, वो सब लो थे. तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर उस क्वार्टर 1 के पीरियड से कंपेयर किया जाए तो सभी पैरामीटर्स में, सभी इंडिकेटर्स में हमें लो बेस का इफेक्ट दिखता है. बट क्वार्टर 2 आते आते पिछले साल
इंडियन इकॉनमी में जो रिकवरी स्टार्ट हो चुकी थी, जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत कम हो चुके थे या रिमूव हो चुके थे, तो इंडियन इकॉनमी रिकवरी के पाथ पर आ चुकी थी। तो इसलिए Q2 Q3 के जो डेटा हैं अगर उनसे कंपैरिजन करें तो उसमें लो बेस का इफेक्ट कम दिखता है। और यही ऑफिशियल्स का भी कहना है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की आई थी उसमें जो ग्रोथ दिख रही थी दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लो बेस, बट द अप टर्न कंटिन्यू इवन इन द सेकेंड क्वार्टर एंड दैट रिफ्लेक्टिंग द कोविड सेकेंड वेव डिड नॉट हैव द मच इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड अर्निंग ऑफ एटलीस्ट दीज बिग मार्क्यू कंपनीज। लेकिन ये सेम पैटर्न जो है ये सभी सेक्टर में नहीं है। अगर एविएशन और टेलीकॉम सेक्टर की बात करी जाए तो एविएशन टेलीकॉम सेक्टर आर स्टिल बर्डन विद द लॉसेस एंड हैव बीन शोइंग नील पेमेंट फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स एज पर द ऑफिशियल्स। तो कुछ सेक्टर और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें अलाउ कर दिया गया है कि वो अपना जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट ना करें, वो फाइनल सेटलमेंट करें। बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कंपनी स्टिल दे आर कैरिंग द लॉस बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट, और जिसमें एविएशन और टेलीकॉम जैसे सेक्टर के नाम है। हालांकि अगर टेलीकॉम को ध्यान से देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री पर पैंडेमिक का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और AGR ड्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। सो दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द मार्क्यू कंपनीज। मार्क्यू इज़ बेसिकली अ बिजनेस वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर इन कॉमन पार्लेंस। इसका मतलब होता है फ्लैगशिप। किसी कंपनी की मार्क्यू असेट्स मीन्स फ्लैगशिप असेट्स, मार्क्यू कंपनीज मीन्स बिग और क्राउन ज्वेल जैसी जो कंपनीज होती हैं वी कॉल दैम मार्क्यू। दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय टॉप बिग कंपनीज और 20 कंपनीज इन एडवांस टैक्स पेमेंट। टाटा स्टील, ONGC, PNB, PNG, कनारा बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, ICICI बैंक, TCS, SBI एंड LIC। ये अमाउंट में कितना पेमेंट किया है एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये तो सारा जो डिस्कशन था वो डेटा के बारे में था कि किस कंपनी ने कितना एडवांस टैक्स पेमेंट किया। अब हो सकता है कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर ये भी ना पता हो, स्टूडेंट्स को ना पता हो कि एडवांस टैक्स क्या होता है, कंपनीज क्यों पे करती हैं एडवांस टैक्स। तो बेसिकली एडवांस टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज पेड मच इन एडवांस। जैसा कि नाम से लग रहा है एडवांस टैक्स पेमेंट, सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी दैट इज पेड much in advance rather than the lump sum payment at the end of year। जनरली होता क्या है कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर में एज एन इंडिविजुअल एंटिटी अपने फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीनों का जो भी टैक्स लायबिलिटीज़ है वो मार्च के और अप्रैल के मंथ में पे करते हैं। बट इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, अगर कंपनीज चाहें तो वो अपना एडवांस टैक्स क्वार्टर वाइज भी पे कर सकती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्न टैक्स। एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन द इंस्टॉलमेंट एज पर द ड्यू डेट्स डिसाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो क्वार्टर वाइज जो है वो कंपनीज इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स पे कर सकती हैं रादर देन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उन पर बर्डन आए, चाहे काम का बर्डन हो, चाहे वो बुक को क्लोज करने का बर्डन हो, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो। इसीलिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एडवांस टैक्स पेमेंट की अंडर इनकम टैक्स एक्ट। So why is the advance tax important? Advance tax is the income tax basically paid in advance for the income earned in particular financial year, and usually the tax is to be paid when the income is earned. Still, under tax provisions of advance taxes, the payer has to estimate the income for the entire year, and based on that particular estimates, based on this estimate, the tax is paid at a specific time intervals, generally in quarter or in 4 quarters. So definitely it is very important that the taxpayer, it may be any individual, it may be any corporate, that they estimate their income, advance income, and then calculate the estimated tax on it to check whether they actually need to pay the advance tax or how much they really need to pay the advance tax. So companies क्या करती हैं, they basically do not want to take it as a burden at the end of financial year. That is why they quarter wise they pay their advance taxes. Companies के केस में एडवांस टैक्स इज पेड बाय दोज हु हैव द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ मोर देन 10,000। इंडिविजुअल केसेस में अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही है फॉर पर्टिकुलर entity, in that case only that entity is allowed to pay advance
taxes. It is paid by both salaried as individual as well as the businesses, thus including the collection from corporate taxes as well as the personal income tax. It means ऐसा नहीं कि सिर्फ corporates ही advance tax pay कर सकते हैं, individuals भी advance tax pay कर सकते हैं. So advance tax is paid as and when the money is earned in 4 installments rather than at the end of fiscal year. इसीलिए उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं. एंड इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स. तो अगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनीज का जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में वो भी बढ़ रहा है. और कंपनीज इस बात को लेकर के श्योर है कि आगे आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्ट की डिमांड होगी और देयर विल बी द बिजनेस एक्टिविटीज़. एंड जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंस्टॉलमेंट का वो यही होता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 15% ऑफ द एनुअल टैक्स इज टू बी पेड बाय द 15th of June, second 15th of September, third 15th of December, and rest is 15th of March. So this is the distribution or time period for paying the 4 installment. पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% की होती है, दूसरी 30% की, then 30% and the leftover. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांस टैक्स. और एडवांस टैक्स बढ़ रहा है. अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ज़्यादा टैक्स पे कर रही हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, पे भी कर रही हैं एडवांस टैक्स, दैट इज़ अ गुड सेंटीमेंट्स और गुड इंडिकेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. ₹41,369 करोड़ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स ऑन ऑफर सून. तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्लान के तहत, जीई प्लान के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू ऑफर अप्रॉक्सीमेटली 44 न्यू पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 41,369 करोड़ की होगी. और ये 44 जो नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 38 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. And definitely such a large scale of transmission project under the bidding mode has been offered after the hiatus of at least 3 years. So what is Green Energy Corridor or GE plan? Basically GE is an alternative transmission system for renewable energy power projects. और इसका जो फर्स्ट फेज था that was constructed by PGCIL और PGCIL is a state owned power grid corporation of India. और सेकेंड जो फेज है उसके जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं दैट वर अवॉर्डेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग. वाइल द अर्लियर 2 phases एम्ड एट ट्रांसमिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. एंड जो अपकमिंग फेजेस यानी हम ये कह सकते हैं फेज 3 और फेज 4, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी आगे आने वाले 10 सालों तक बनाई जाएगी. और अगर आपको पता हो इंडिया के केस में तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, इकोलॉजी को लेकर के, उसमें इंडिया के हाई कमिटमेंट हैं. अगर हम एनडीसी की बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द एनडीसी टारगेट फॉर इंडिया. इंडिया ने कितना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सेट किया है फॉर NDC पर्पस और फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर इकोलॉजी पर्पस. और ये NDC किस पर्टिकुलर कन्वेंशन में आया था. तो इंडिया के बहुत सारे टारगेट हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जिसमें 750 का टारगेट 22 फाइनेंशियल ईयर 22 तक रखा गया था. और इसके बाद इंडिया ने अपने फेज 3 और 4 के टारगेट्स भी सेट किए और अप्रॉक्सीमेटली 450 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फॉर अपकमिंग डिकेड्स. एंड द अपकमिंग राउंड ऑफ प्रोजेक्ट टेंडर कुड सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लीडिंग कंपनीज. और लीडिंग कंपनीज कौन सी? अदानी ट्रांसमिशन विच इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स ग्रीन फुटप्रिंट, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कई $billion का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप ने प्लान किया इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इवन रिलायंस से भी ज़्यादा. और हमने डिस्कस भी की थी वो न्यूज़. इसके अलावा स्टरलाइट पावर which is IPO bound and the new companies such as Renew Power which is expanding into the transmission from power generation. तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो 3rd phase के में टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी. PGCL also participated in the competitive bidding and Navratna PCUs is shifting gears towards the renewable energy connectivity and
इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इंडिया का बहुत एम्बिशियस टारगेट था भी और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा गया, बिकॉज इट हैज़ बीन रियलाइज कि जो भी फॉसल फ्यूल जनरेटेड एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड है और किसी भी कंट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के केस में सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वर्किंग अपॉन इट. So in order to boost the green corridors, these are the investment by different state as well as the center government. तो राजस्थान REZ अब 14 प्रोजेक्ट्स हैं, गुजरात में भी 14 प्रोजेक्ट्स हैं. सिस्टम स्ट्रेंथन इन नॉर्थ 10 प्रोजेक्ट्स, गुजरात के डोडरा पार्ट में एक प्रोजेक्ट है. और अगर हम कॉस्ट देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट. रिन्यूएबल एनर्जी के केस में यह है जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि लेटर ऑन जो उससे बेनिफिट रियलाइज होते हैं वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस इनिशियल या शंक कॉस्ट को मिटिगेट करते जाते हैं या उसको कम कर दिया था. तो इनिशियली जो कॉस्ट होती है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में वो बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही है. लेटर ऑन जो private companies and they will participate and they will invest it into this renewable energy projects. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6. Current FTP may continue till March 31st. नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि आनी थी अक्टूबर 1 से इस फाइनेंशियल ईयर में. अगर आपको पता हो तो ये भी पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 20 तक एक हमारी जो इससे पहले वाली जो FTP थी वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 20 में एंड हो गई है और गवर्नमेंट को नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लानी थी जो कि अक्टूबर 1 से इम्प्लीमेंट होनी थी. बट एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, दिस पर्टिकुलर FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज गोइंग टू बी डीलेड. और जो एग्जिस्टिंग FTP है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 20 में फाइनेंशियल ईयर 20 में ख़त्म हो गई थी, वो अभी 31 मार्च तक वही कंटिन्यू रहेगी. एन ऑफिशियल सेड द कॉमर्स एंड Industry Ministry want to continue with the existing foreign trade policy for another 6 months and may take some more time till the government finalize the fresh support or any incentive based scheme for exporter, which is crucial at a time when circumstances have changed since the outbreak of pandemic की वजह से डिस्कशंस में कुछ ज़्यादा इंक्लूजन होना, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को लेकर के. अगर आपको पता हो तो एक कुछ स्कीम्स हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कि सब्ज्यूम्ड हो रही हैं, जो कि रिप्लेस हो रही हैं एक नई स्कीम से. और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना है RODTEP पर कि जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया जो स्कीम थी जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर 15 और 20 में प्रेवलेंट थी, उनको रिप्लेस किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम से. और इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे कंसर्न्स हैं एक्सपोर्टर्स के, जिसको लेकर के फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट इसी पर्टिकुलर इशू पर सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रही है. और जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसा फ्रेश सपोर्ट फाइनलाइज नहीं कर सकती इंसेंटिव बेस्ड स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनलाइज नहीं करती, तब तक कि जो प्रीवियस FTP है वो हमारी 31 मार्च तक एप्लीकेबल रहेगी. द प्रेजेंट पॉलिसी केम इनटू फोर्स फ्रॉम April 1, 2015 and was valid for 5 years. However, a new FTP was deferred and the existing policy was extended till March 31st, 2021. क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वो पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू फाइनलाइज द न्यू FTP. कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिनको ड्राफ्ट में होना चाहिए था, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिनको ड्राफ्ट में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाई, वो फाइनलाइज नहीं हो पाई. बिकॉज ऑफ दिस जो एग्जिस्टिंग FTP है उसका जो टाइम फ्रेम है वो 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया. अर्लियर दिस ईयर द पॉलिसी वॉज एक्सटेंडेड फॉर द सेकेंड टाइम टिल September 30. And similar to what it had done in the past, the government continued to offer existing incentive under the various export promotion schemes during this period. तो ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स चल रही थी FTP 2015 वाली, वो कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि FTP कंटिन्यू रहेगी. तो ऐसा ये एंटिसिपेट किया जा रहा है. जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो कि
रिप्लेस होनी थी वो भी शायद मार्च 31 तक एक्सटेंड हो जाए, और जिसको लेकर के WTO ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्रिएट किए। तो अगर आप या RODTP के बारे में, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हो तो देयर इज अ सेपरेट वीडियो इन डिस्क्राइब सेक्शन, यू कैन गो थ्रू इट। और गवर्नमेंट ने इस बात की भी क्लैरिटी दे दी है कि RODTP और MEIS स्कीम से रिलेटेड जो भी एरियर्स होंगे वो गवर्नमेंट क्लियर करेगी अंडर वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स। तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, गवर्नमेंट विल क्लियर ऑल द एरियर्स। तो RODTP जो कि इस साल रोल आउट हो गई थी इवन बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, so it may take some time to work on new initiatives and elements related to, especially related to exports, as there is nothing much left to announce in the FTP at this point of time as per the few officials. So RODTP तो जो चल रही है वो चलेगी, इसके अलावा जो अदर प्रमोशन स्कीम्स हैं उस पर फिलहाल के लिए गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है। व्हेन द स्कीम्स विल बी फाइनलाइज्ड देन गवर्नमेंट विल अनाउंस द न्यू FTP। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। इंडिया नीड्स 4 to 5 SBI साइज बैंक सेज सीतारमन। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 SBI जैसे बड़े लेंडर बैंक या लेंडर्स चाहिए इन ऑर्डर टू केटर टू द चेंजिंग एंड ग्रोइंग बैंकिंग रिक्वायरमेंट इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और ये अगर आप देखें तो कॉन्सोनेंस से है गवर्नमेंट की जो प्रीवियस जो अनाउंसमेंट्स थी, प्रीवियस पॉलिसीज थी, अप्रोच थे, उसी से मिलता जुलता है। गवर्नमेंट ने जब बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात कही थी, 21 जो PSBs थे उनके जब प्राइवेटाइजेशन की बात की थी तब भी गवर्नमेंट ने इसी बात को रीइटरेट किया था कि इंडिया में केवल 4 से 5 ही बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेंगे, और जो जितने रिमेनिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ईदर दे विल बी प्राइवेटाइज्ड और मर्ज विद द एग्जिस्टिंग बिग लैंडर्स। उसी बात को फिर से रिट्रेट किया, हालांकि इस बार जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन पैंडेमिक। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को सपोर्ट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में 4 से 5 SBI जैसे बड़े लेंडर चाहिए। इवन बिफोर द पैंडेमिक one of the driving force for the amalgamation in public sector bank was the need to scale up the banking, and India needs a lot of banks but a lot more big banks। जो इतने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ज़्यादा ना होकर के 4 या 5 बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों जो कि बेसिकली ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। तो जो AGM हुई थी इंडियन बैंक एसोसिएशन की, उस पर्टिकुलर AGM में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो डेफिनेटली इट गिव्स अ इंडिकेशन दैट गवर्नमेंट इज रेडी और गवर्नमेंट इज गोइंग फॉरवर्ड फॉर अमेलगेमेशन of the other banks also in order to make 4 or 5 public sector big lender in order to support the future and long term growth। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 2 wheelers to car sale record low ratio shows COVID impact on poor। So the recent trend in 2-wheeler sales in the domestic market suggests that the economic slowdown and COVID-19 pandemic have taken a bigger economic toll on those at the lower income ladder। तो फिलहाल कार सेल के डेटा को देखते हुए, 2-व्हीलर सेगमेंट के सेल के डेटा को देखते हुए, जिसका बेसिकली जो टारगेट ग्रुप होता था, जो उसके कस्टमर्स होते थे वो MIG और LIG ग्रुप के कस्टमर्स होते थे। तो COVID-19 की वजह से इनके जो इनकम हुई हैं जो LIG MIG सेगमेंट की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से जो 2-व्हीलर और जो लोअर सेगमेंट की जो कार होती हैं उनकी सेल या उनका रजिस्ट्रेशन भी अफेक्ट हुआ है। 2-व्हीलर मेकर्स हैव रिपोर्टेड अ मच शार्पर डिक्लाइन इन देयर सेल वॉल्यूम इन द डोमेस्टिक मार्केट देन द कार एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। और इसके अलावा कार और अगर 2-व्हीलर के सेल को कंपेयर किया जाए तो 2-व्हीलर जो हैं उनके केस में ज़्यादा फॉल देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ सेल डिक्लाइन। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो LIG और MIG सेगमेंट है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई है बिकॉज ऑफ द COVID-19 and economic slowdown, because of unemployment, because of the slash in their salary. That is why this particular 2-wheeler segment is seeing the so much decline in their sale। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टेट डिपार्टमेंट्स
owe approximately 97K crore to डिस्कॉम। दिसंबर 31 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी जो डिस्कॉम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि आप अपना पूरा प्लान बताइए कि आपका कितना आपका ड्यू है, उस ड्यू का क्या प्लान आप कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन। आप सबमिट करिए दिसंबर 31 तक कि आप क्या प्लान ऑफ एक्शन, क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने वाले हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस फाइनेंशियल बर्डन, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस अनड्यू पेमेंट और लाइबिलिटीज़ फ्रॉम डिस्कॉम्स। तो उसको लेकर के जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्कॉम गियर अप फॉर अ न्यू 3 ट्रिलियन रिफॉर्म स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। उसी के तहत गवर्नमेंट ने दिसंबर 31 तक सबसे रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि ये रिफॉर्म बेस्ड स्कीम होगी जिसमें इंसेंटिव दिया जाएगा स्टेट्स को अगर वो रिफॉर्म्स लाते हैं अपने डिस्कॉम में। तो उसी पर्टिकुलर स्कीम के तहत ये डिस्क्लोजर हुआ है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं वह उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 97,000 करोड़ का ड्यू जो है वो डिस्कॉम्स पर है। तो स्टेट डिपार्टमेंट जब 97,000 करोड़ डिस्कॉम्स को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देंगे देन दे विल गिव इट टू जेनकॉम। सो दिस इज द लाइन ऑफ पाथ टू बी फॉलोड। तो पहले तो जो स्टेट ओन डिपार्टमेंट, जो स्टेट डिपार्टमेंट तो जो जिन्होंने 97,000 करोड़ का ड्यू है डिस्कॉम्स पर, जिन पर डिस्कॉम्स का वो पहले पे हो, तो जो 97,000 करोड़ डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का बिल पेमेंट अभी रह गया इन टोटल। तो पहले वो स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को अपना बिल पे करें, देन डिस्कॉम विल पे दोज बिल टू जेनकोस, तब जाकर के थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। एंड देयर इज ऑल्सो द एडिशनल 60,000 crore electricity subsidy that is yet to be paid to the DISCOM from the state government। तो अगर डेटा देखा जाए, जो डिस्कॉम्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ की जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसका डेटा एनालाइज किया जाए, उस डेटा में अगर क्लियरली देखें व्हाई डिस्कॉम्स आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस फाइनेंशियल मिसमैच सिचुएशन, तो इसमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि 97,000 करोड़ का तो पहले स्टेट डिपार्टमेंट्स बिल पे करें टू डिस्कॉम्स। इसके अलावा 60,000 करोड़ की जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को डिस्कॉम्स को देनी है, वो भी ड्यू है एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब आप सोच सकते हैं कि इतना क्वांटम का क्लियर विजिबल है कि इतना अमाउंट का तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनीज का मारे बैठी है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल हेल्थ है डिस्कॉम्स की वो ऑलरेडी डेबिलिटेट हो रही है। और इसमें सबसे आगे कौन सा स्टेट है? हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट पर 46,000 करोड़ का ड्यू है कि वो 46,000 करोड़ डिस्कॉम कंपनीज को दें। राजस्थान इज़ वेयर द अनपेड सब्सिडी अमाउंट इज़ हायर, फॉलोड बाय राजस्थान में सब्सिडी का अमाउंट जो है वो अनड्यू है डिस्कॉम्स पर। इसके अलावा हरियाणा में तो बिल ही नहीं पे कर रहे हैं। कब 97,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट पर ड्यू है जो कि उन्हें डिस्कॉम्स को पे करना है। तो जो डेटा रिवील हो रहा है उससे कहीं ना कहीं government is trying to analyze the future course of strategy and the eligibility criteria for new discom reform scheme कि कितनी स्टेट्स को कितना 3 ट्रिलियन का जो पैकेज आया उसमें किस स्टेट्स को कितना देना है और किस कंडीशन पर देना है। और दिसंबर 31 तक रिपोर्ट मांगी है एंड स्टेट्स आर सपोज टू क्लियर ऑल द ड्यूज़। तो पहले स्टेट्स को अपने ये सारे ड्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, इसके बाद दे कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द अदर इंसेंटिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट lecture PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Please like, share and subscribe. Thank you.